दोस्तों नमस्कार, मैं हृदय यादव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूम में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पा कालीन समाज। ठीक है, आज हम दो टॉपिकों पे बात करेंगे। एक तो हड़प्पा कालीन समाज और हड़प्पा की कालीन जो राजनीतिक स्थिति थी तो कैसी थी, क्या था, उस पर हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपके पास जो भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो मित्र आपके साथ के जो हैं वो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें, उनके भी लाभ का ये वीडियो है। जो भी मित्र पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं और यूपीपीएससी की जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो उन सभी मित्रों तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। तो आपसे बस इतना सा निवेदन है मेरा। बाकी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो जैसा भी वीडियो लगता है उसमें लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को किस तरह का वीडियो लग रहा है। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे की ये जो सब्जेक्ट के जो हिस्ट्री के चैप्टर हैं उनको मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर जैसा आप लोग कहें वैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा। इसके साथ ही हम लोग अभी इसके हिस्ट्री के साथ साथ जीएस में पॉलिटी और ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक हफ्ते के हिसाब से हर हफ्ते में एक दिन जीएस के साथ साथ करंट अफेयर का भी वीडियो डालेंगे, जो आपके आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो टीजीटी की, जीआईसी प्रवक्ता की हों और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते रहते हैं उसमें जीएस में करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम करंट अफेयर के भी वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को सहयोग मिलेगा तो ये काम मैं कर पाऊँगा। सहयोग बस इतना ही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। ठीक, हड़प्पा कालीन समाज बात करते हैं। हड़प्पा कालीन समाज पर इससे पहले मेरे जो हड़प्पा सभ्यता पर जो वीडियो हैं मैंने कई टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज, उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। उनके वीडियो अवेलेबल हैं, आप उन वीडियो को देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, जिससे आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर वो सारे पीछे के वीडियो देख लेंगे तो निस्संदेह आपको हड़प्पा सभ्यता का ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। और जो भी दिक्कतें हों वो कमेंट में बताइएगा, आगे मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है, हम उस आधार पर ही इसका निर्धारण कर सकते हैं जो भी मटेरियल हमको मिला है। मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमको चीज़ें मिली हैं वो पुरातत्व के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता का मूल्यांकन करते हैं। जो भी पुरातात्विक सामग्री मिली है जिन जिन नगरों से, उन पुरातात्विक सामग्री के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के समाज का निर्धारण करेंगे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो उसका कोई यूज नहीं है। तो अगर वो लिखित साक्ष्य पढ़े जाते तो हम उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता का मूल्यांकन करते। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास हड़प्पा सभ्यता में जो भी पुरातत्व मौजूद है, जो भी भवनों की संरचनाएं मौजूद हैं, है ना, किस तरह से भवन बनाए गए थे, किस तरह से नगरी का डिज़ाइन किया गया था, उसी के आधार पर हम हड़प्पा कालीन समाज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जब तक लिखित साक्ष्य नहीं होंगे तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या ये सिस्टम था या नहीं था। लेकिन हम जो भी बात करेंगे वो केवल जो स्ट्रक्चर मौजूद है हड़प्पा सभ्यता का उसी पे बात करेंगे, है ना। तो आपने देखा था हड़प्पा सभ्यता का मैंने नगरीकरण बताया, वहाँ के जो मकान बने हैं उसके आधार पर मैंने चीज़ों को समझाया किस तरीके से बनाए गए हैं। तो अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो
नगरों में भी विभाजन है। नगरों का जो बसाव है वो एक दुर्ग टीला और एक निचला टीला, आवासीय टीला जिसे बोलते हैं। आपको समझ में आएगा अगर आपने पीछे का जो नगरीकरण वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। जिन मित्रों ने नहीं देखा है वो आप ज़रूर जाके पीछे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता का जो नगरों का बसाव देखें और वहाँ के जो मकान बने हुए हैं, तो मकानों के संरचना के आधार पर भी हम ये डिसाइड करेंगे। बहुत सारी जगहों पर आप देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं मकान धनाढ्य लोगों के मकान बने हुए हैं, कहीं कहीं श्रमिक लोगों के आवास बने हुए हैं। तो कहाँ से क्या बने हुए हैं वो आप पीछे जान चुके हैं, फिर भी मैं बताता हूँ आगे। और कहीं कुम्भकारों के मकान बने हुए हैं। तो एक जो डिवीज़न है वो कर्म के आधार पर, जो व्यक्ति जिस कर्म में इन्वॉल्व है, जो व्यक्ति जो जिस वर्ग से मतलब का काम कर रहा है, उसके लिए एक अलग समुदाय वहाँ क्रिएट हुआ है, अलग अलग बस्तियाँ बनी हुई हैं। और उस आधार पर हम ये मतलब इस निष्कर्ष निकालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो वर्ग विभेद था वो स्पष्ट दिखाई देता है ना। समाज का जो वर्गीकरण था वो विषमता मूलक है, यानी कि समाज में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और कर्मकार, श्रमिक, इन सब का अलग अलग एक वर्ग है। उस आधार पर हमने समाज को बांटा है। यहाँ वैदिक सभ्यता की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का डिवीज़न हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कर पाएंगे क्या, मिलता नहीं है। क्योंकि जब तक लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होंगे तब तक ये सब बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, कौन शूद्र होगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं। तो नगर नियोजन तथा भवन संरचना के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव समाज कई वर्गों में विभक्त था, है ना। तो कई वर्ग थे। ठीक, दुर्ग टीले पर शासक वर्ग, है ना। निचले टीले पर नगर क्षेत्र में व्यापारी, शिल्पी, सैनिक, अधिकारी रहते थे, कृषक, कुम्भकार, है ना, बढ़ई, नाविक, शिल्पी, जुलाई, ये श्रमिक, बहुत सारे वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, ये अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये वर्गीकरण था। तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से कुम्भकारों की एक बस्ती मिली है। जब मैंने मोहनजोदड़ो को आपको पढ़ाया था तो वहाँ आपको पुरातत्व में बताया था, जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ से, तो बताया था कि मोहनजोदड़ो से कुम्भकारों की एक बस्ती। तो जो सैंधव सभ्यता का जो, या हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण था, दुर्ग टीला, निम्न टीला या आवासीय टीला, तो उसके बगल में कुम्भकारों के घर बने हुए हैं। कुम्भकार मतलब समझ रहे हैं, जो कुम्हार थे, बर्तन बनाते थे, है ना। तो उन लोगों की बस्ती मिली हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि इस वर्ग के लोग एक अलग वर्ग समुदाय में रहते थे, उनके अलग आवास बने हुए थे। तो ये डिवीज़न दिख रहा है ना। बनावली से व्यापारी और जौहरी के मकान, मैंने आपको पढ़ा रहा था। बनावली से एक धनाढ्य व्यापारी का मकान बना हुआ है, उसमें आधुनिक टाइप की सुविधाओं से लैस एक मकान था, जिसमें बाथरूम, किचन, आंगन, है ना, और टॉयलेट वगैरह सब सेपरेट था। मतलब एक बड़ा अच्छा सा मकान मिले हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो धनाढ्य व्यापारी लोग थे उनका एक अलग समुदाय था, वो अलग निवास करते थे, उनके मकानों का स्ट्रक्चर अलग तरीके का था। ठीक है, वहीं से एक जौहरी, जो सोने का व्यापार करने वाले सुनार वगैरह थे, जो हीरे वीरे, उनका वो एक जौहरी का भी मकान बना हुआ है ना। तो इस आधार पर सैंधव सभ्यता में जो बनावली को एक धनाढ्य लोगों का शहर भी कह देते हैं, एक रिच स्थल है ये। ठीक है, तो ये वर्गीकरण आपको वहाँ बाकी लोगों से हट के ये दिख रहा है। सामान्य लोग रह रहे हैं, उनसे हट के इनके आवास बने हुए हैं। तो हो सकता है कि समाज में इस तरह का विभाजन रहा हो कि आप पैसे वाले हैं या आप कम पैसे वाले हैं तो आपके मकान इस टाइप के होंगे। वो तो आज भी समाज में दिखता है। लोथल से बाज़ार वाली गली, है ना, बाज़ार का साक्ष्य मिलता है वहाँ से गली में। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बाज़ार की व्यवस्था रही होगी और वहाँ उस टाइप के लोग रहते थे। तो
हड़प्पा में श्रमिक आवास मिले हैं, है ना। हड़प्पा की जो खुदाई हुई है तो वहाँ से जो आवासीय टीला है उसके बाहर श्रमिकों के आवास बने हुए हैं, जिससे माना जाता है कि श्रमिकों की बस्तियाँ ये थी और यहाँ पे ये लोग, इस वर्ग के लोग यहाँ रहते थे। तो अलग अलग समुदायों के लोगों की अलग अलग व्यवस्था थी, है ना। समाज में एक इस तरह का एक विभेद, वर्ग विषमता दिखाई देती है हम लोगों को, ठीक। तो जो जिस कर्म को कर रहा है, बर्तन बना रहा है, मिट्टी के बर्तन को मकार, तो उनका एक अलग समुदाय है ना। कृषक मजदूर हैं, उनका एक अलग समुदाय है, क्योंकि वहाँ खेती भी की जाती थी, तो कृषकों की एक अलग समुदाय होगा, है ना। व्यापार भी बड़े पैमाने पर हो रहा था, तो व्यापारियों का एक अलग समुदाय होगा, ठीक। और आपका शिल्प, उस समय वहाँ मन के बनाए जाते थे, मोहरें बनाई जाती थी, है ना। मूर्तियाँ मिली हैं हम लोगों को, और इस तरह की जो शिल्पकार लोग थे उनका एक अलग समुदाय था, उनकी अलग रहने की व्यवस्था थी। तो इस तरह का हमको समाज में वर्गीकरण दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि समाज में दास प्रथा के भी साक्ष्य प्रकट होते हैं। तो उनका अपना एक मत ये है कि समाज में जो मकानों का जो वर्गीकरण है, और उस आधार पर जो मकान बाहर, बस्तियों के बाहर जो मकान बने हुए हैं, आवासीय टीला के बाहर जो मकान बने हुए हैं, इससे ये साबित होता है कि जो दास टाइप के लोग थे वो बाहर रहते थे, है ना। तो दास प्रथा के साक्ष्य के लिए रामशरण शर्मा जी कहते हैं, है ना। और व्हीलर का भी विचार है, गार्डन चाइल्ड का विचार है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। तो ये चीज़ एक अनुमान के आधार पर हम लोग कह देते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं होंगे तब तक ये अजम्पशन है, और बाकी परिस्थितियों के आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि दासों की जो स्थिति होती है उस टाइप के वहाँ मकान बने हुए हैं या उस तरह की रहन सहन की व्यवस्था है। तो एक अनुमान के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ पे शायद दास प्रथा रही होगी, ठीक। बाकी जो लोगों का लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें, वहाँ के लोग, मैंने आपको बताया था कि सैंधव सभ्यता में अधिकतर जो मूर्तियाँ मिली हैं मानव मूर्तियों में, वो स्त्रियों की मानव मूर्तियाँ मिली हैं। स्त्रियों में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ स्त्रियों के लिए मानव मूर्तियों में, इसके आधार पर ये और अनुमान लगाया जाता है। और मातृ देवी की पूजा भी वहाँ बहुत होती है, मातृ देवी की पूजा के साक्षी मिले हैं, मोहरें मिली हैं, है ना। तो इस आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। जैसे हमारा समाज, इस समय का समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है ना, पुरुष सत्तात्मक समाज है। कैसे कि जैसे मान लो आप हैं, आपका उत्तराधिकारी आपका बेटा होगा, है ना। ये समाज में प्रचलन है। हालांकि पिता की संपत्ति पर कानूनन बेटा बेटी दोनों का अधिकार है, लेकिन अनुमान ये प्रचलन में चल रहा है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है। तो ये प्रत्यसत्तात्मक समाज जो सोच है, वैसे ही उस समय हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा समाज में हम देखते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कि जो भी मटेरियल मिला है उसके आधार पर हम ये लोग अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा कोई लिखित में तो नहीं मिला है, जो पुरातत्व मिला है उसी के आधार पर हम लोग ये बात बोलते हैं। तो क्योंकि मानव मूर्तियों में महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए, और बाकी मातृ देवी की पूजाएं भी हो रही हैं, है ना। तो इस आधार पर कह देते हैं कि हड़प्पा समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। तो कभी आपसे सवाल पूछा भी जाता है कि बहुविकल्पी हड़प्पा समाज या सैंधव समाज था पितृसत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक या दोनों या जो भी है, तो आप मातृ सत्तात्मक पर टिक करेंगे, ठीक। दूसरा, अगर हम रहन सहन की बात करें तो जो उनके वस्त्र थे, है ना, तो सैंधव सभ्यता में ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। इसके साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा से एक चांदी के जो जार है, चांदी के जार पर एक सूती कपड़ा लिपटा हुआ है, जिससे वहाँ सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। मोहनजोदड़ो में चांदी के जार पर लिपटे हुए सूती कपड़े का साक्ष्य। हड़प्पा में एक फ्यांस पात्र में सूती वस्त्र
मिले हैं। तो इस आधार पर हम वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रचलन की बात करते हैं। तो लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते रहे होंगे। ठीक है। आभूषण में पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषणों का प्रयोग करती थी, है ना। बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, है ना। मोहरें मतलब मूर्तियों में महिलाओं पुरुषों में दोनों पे आभूषण पहने हुए चित्रों का अंकन किया गया है ना। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से ये सब महिलाओं की जो मूर्तियां मिली हैं, मोहनजोदड़ो से श्रृंगारदानी का साक्ष्य मिला है, हड़प्पा से, तो चंद्रदुड़ों से भी। तो ये सब चीज़ें हैं। तावे का दर्पण मिला है ना हड़प्पा से, और चंद्रदुड़ों से श्रृंगारदानी का साक्ष्य मिला है। तो ये सारे साक्ष्य महिलाओं के श्रृंगार के लिए जो यूज होने वाली सामग्री थी उनकी ओर इंगित करता है। ठीक। पुरुषों की जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें पुरुषों के गले में हार वगैरह, कानों में कुंडल वगैरह की मूर्तियाँ या मोहरें मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। कम या ज़्यादा वो अपनी चलन के अनुसार काम करते थे। ठीक है। खान पान उनका शाकाहार और मांसाहार दोनों था, है ना। शाकाहार मांसाहार खेती होती थी, आपको बताया था मैंने। खेती में आपका गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सारी फसलें पैदा होती थी, इसको भी खाते थे। मांसाहार शिकार करते होते थे, शिकार के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो वहाँ बकरी है, भेड़ है ना, ये सब बैल है, ये सब पशु पाले जाते थे। तो इनका मांस भी खाया करते थे पका के। ठीक है। मांस के पकाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये शाकाहार मांसाहार दोनों का प्रचलन था। मनोरंजन के अगर किस तरह का मनोरंजन समाज में आपस में मनोरंजन कैसा था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पासे का साक्ष्य मिला है ना। यानी वो लोग पासा खेला करते रहे होंगे टाइम पास के लिए या अपने मनोरंजन के लिए। लोथल से शतरंज का साक्ष्य मिला है, यानी उस समय शतरंज भी खेला जाता रहा होगा। मैंने बताया था राखी गढ़ी से एक पिट्ठू का खेल जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उसका भी साक्ष्य मिला है। पंचम द्वीप से जुनीकुरन से 2 स्टेडियम मिले हैं, यानी खेलने के मैदान। तो खेलने वेलने की मनोरंजन के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी, है ना। खेलने के अच्छे साधन भी थे, शिकार का भी साक्ष्य मिला है। तो ये सब मनोरंजन के साधन थे आपके। ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधव सभ्यता का जो समाज था काफ़ी समृद्ध समाज था, है ना। व्यापार उच्च कोटि का था ही, है ना। तो लोगों के पास समृद्धि भी थी, लाइफ स्टाइल में हर तरह का जीवन जीते थे, मनोरंजन के साधन भी उनके थे, है ना। रहने सहने के अच्छे मकान भी थे, और समाज में वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो वो जिस टाइप के मतलब जो व्यक्ति जिस कर्म में का काम कर रहा है, जैसे शिल्पकार है तो शिल्पियों का एक अलग बस्ती है, तो बाकी जो जिस कर्म में है उस आधार पर एक अलग उनका समाज का वर्गीकरण हमको दिखता है। बाकी जो भी चीज़ें हमको दिखी हैं वो पुरातत्व के आधार पर हम इस तरह से समाज का एक मूल्यांकन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी कुछ है नहीं, वही सारा मटेरियल आपको यूज कर देना है। मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो नगरों में सामग्री मिली है उसको आप अपने दिमाग में रखिए, फिर चाहे उससे किसी का भी निर्माण करिए, समाज का करिए, व्यापार का करिए, नगरों का करिए, धर्म का करिए, कुछ भी करिए, वहाँ की राज्य व्यवस्था के बारे में बताइए, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरा टॉपिक है राजनैतिक स्थिति, है ना। तो इस पे हम बात करते हैं। राजनैतिक स्थिति के बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से कोई लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं, है ना। मिले भी हैं तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता, और जब तक लिखित साक्ष्यों को नहीं पढ़ा जा सकता तो एग्जैक्ट तब तक हम ये नहीं बता सकते कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, कैसे प्रशासन चलता था, है ना। जो भी बताएंगे हम लोग, जो भी बात करते हैं फ़िलहाल, वो केवल पुरातत्व के आधार पर जो भी व्यवस्था दिखती है उस आधार पर। तो उस आधार पर अलग अलग इतिहासकारों के, अलग अलग विद्वानों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है ना। तो हड़प्पा सभ्यता पे सबसे पहले उनकी राजनीतिक स्थिति पे बात, सैद्धांतिक जो विचार दिया वो स्टुअर्ट पिगॉट ने दिया, है ना। उनका ये मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एक जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो 2 नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्योंकि बड़े नगर हैं,
ये उस सभ्यता की, उस साम्राज्य, एक बड़ा साम्राज्य था, उसकी जो जुड़वा राजधानी थी, और इन राजधानियों से ये साम्राज्य शासित होता था, है ना। जो भी शासक थे वो यहाँ से कंट्रोल करते थे। वो कहते हैं कि जैसे कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी, मथुरा और पेशावर, तो वो जैसे कंट्रोल करता था वैसे ही यहाँ पर भी कंट्रोलिंग का व्यवस्था रही होगी। अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी या कैसी व्यवस्था थी, इस पर वो कहते हैं कि केंद्रीकृत व्यवस्था थी, है ना। दोनों ही की मतलब पूरे हड़प्पा सभ्यता की एक मतलब सेंट्रल पावर थी, और केंद्रीकृत मतलब जटिल केंद्रीकृत व्यवस्था थी। और उसमें जो पुरोहित लोग हुआ करते थे, जो विद्वान कहें या उनको पुरोहित कहें, पुरोहित राजा शासन करते थे। जो शासक वर्ग था वो निरंकुश पुरोहित शासक शासन करते थे। ये उनका अपना विचार है स्टुअर्ट पिगॉट का, है ना। तो अब इस पर भी बहुत सारे विद्वानों के मतभेद हैं कि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, ना। कुछ लोग कहते हैं, जैसे रामचरण शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि सैंधव सभ्यता क्योंकि व्यापार के लिए जानी जाती थी, है ना, वहाँ पे जो व्यापारी लोग थे उनका वर्चस्व था, तो वही लोग इस व्यवस्था को कंट्रोल करते थे, वही लोग इस व्यवस्था को रेगुलेट करते थे, वही शासन करते थे। तो वो कहते हैं कि बड़िक आर एस शर्मा शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, है ना। तो ये उनका अपना मत है। तो वैसे तो इस पर बहुत कुछ आता नहीं है, इस पर कभी कभी इनके जो इतिहासकार हैं इनके विचारों पर कभी सवाल बन जाता है ना। किसने कहा कि सैंधव सभ्यता एक बड़िक वर्ग के हाथ में थी शासन प्रणाली, या किसने कहा कि सैंधव सभ्यता का जो शासन था वो प्रतिनिध्यात्मक सरकार था। तो ये किसी का कोटेशन एज ए बहुविकल्पी आपसे पूछा जाता है। बाकी इस पर बहुत कुछ कहने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातत्व के आधार पर एक अनुमान हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। व्हीलर ने कहा कि शासन मध्यम वर्गीय जनतात्मक था, क्योंकि इनका ये मत था कि मेसोपोटामियाई लोगों ने ही भारत में हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। मैंने आपको शुरुआत में उत्पत्ति के दौरान बताया, ये उस विचार के समर्थक थे। तो इन्होंने कहा कि जैसे वह मेसोपोटामिया में जिस तरह की व्यवस्था चलती थी, उन्हीं लोगों के माध्यम से यहाँ पे वहाँ ये हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था को चलाया जाता था, है ना। तो ये मध्यवर्गीय जनतात्मक व्यवस्था के आधार पर बताते हैं कि यहाँ का शासन प्रणाली चलती थी। तो इनका मत तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये लोग तो मानते ही ये थे कि मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को बनाया, है ना। तो इस दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मजबूत तथ्य इनका है नहीं, ठीक। ये मैंने आपको बता ही दिया आर एस शर्मा क्या कहते हैं, उनका क्या मत है। मैके प्रतिनिध्यात्मक सरकार की बात करते हैं कि यहाँ पर एक प्रतिनिध्यात्मक सरकार थी जिस आधार पर पूरी व्यवस्था को रेगुलेट किया जाता था, है ना। इनका भी एक तथ्य एक बार पूछा गया है। रंगनाथ राव ने कहा है कि विश्व में प्रथम महान साम्राज्य था, ये बहुत बड़ा, है ना। तो उस आधार पर हम लोग एक कोई राजतंत्रात्मक बताता है, कोई कहता है कि पुरोहितों का शासन है, कोई बताता है कि उच्च कुलीन वर्ग शासन कर रहा था। तो सबके अपने अपने विचार हैं। कुछ भी स्पष्ट रूप से तब तक नहीं कहा जा सकता है राजतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में जब तक हमारे पास कोई लिखित सामग्री ना हो, या जो भी लिखित सामग्री है उसको पढ़ा ना जाए, है ना। तो किसी भी ठोस मत पर अभी तक पहुंचने में दुविधा है। तो फिलहाल आप इतना ही जानते रहिए कि इनके अपने क्या क्या मत हैं। इससे आपका 1 नंबर का सवाल कहीं बहुविकल्पी बनेगा तो आप इसको कर लेंगे। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसी के साथ कंसाइज कर दिया है। तो आपका ये समाज हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, ठीक है। 1-2 टॉपिक और है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन वगैरह, तो उनको मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। हड़प्पा सभ्यता की कला पर भी एक वीडियो बनाएंगे,
वहाँ से किस तरह की मोहरें बनाई जाती थी, कैसे कैसे मनके वगैरह बनाए जाते थे, है ना। मनके थे, उनका आकार क्या था, है ना, मोहरों में किस तरह की मोहरें बनी हैं। तो इस पर एक वीडियो और बनाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से कभी बहुविकल्पी सवाल बनते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसके सारे वीडियो को आप सीक्वेंस में देख लेंगे तो निस्संदेह आपको हड़प्पा सभ्यता अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।